आने वाले चुनाव में भी हमारी जो भूमिका रहेगी टिकठार्थियों के लिए रहेगी और हमारा मैनिफेस्टो जो बनेगा उसमें भी हमारी भूमिका रहेगी। है एक गठबंधन भाजपा के साथ और एक बार फिर जो है भाकियों के साथ रालोद अपना गठबंधन की तैयारी। आप जो संसदीय बोर्ड आपका बना है उसमें आप है और वहाँ ये तय भी होगा कि टिकटों को लेकर क्या स्थिति है। आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि रालोद किस स्ट्रेटजी के साथ सीटों को लेकर आगे बढ़ रहा है? हाँ, 33 का जैसे आपने बताया था, 33 से हमारा टारगेट आगे बढ़ सकता है और हमारी कोशिश भी रहेगी उसको आगे बढ़ाने की। रालोद कितने टिकट इस बार सोच रही है कि मुस्लिम कैंडिडेटों को रालोद बीजेपी के गठबंधन से के साथ में इस बार दे सकती है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का चुनाव अब नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनावी साल दिखाई दे रहा है ऐसे ही सियासी हलचल बढ़ रही है। पश्चिम यूपी की मजबूत पार्टी कही जाने वाली रालोद ने अब संसदीय बोर्ड का गठन कर दिया है और इस संसदीय बोर्ड का क्या काम होने जा रहा है और पश्चिम यूपी में सीटों को लेकर क्या रणनीति राष्ट्रीय लोकदल की अब बनाई जा रही है और जो पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के साथ भारतीय किसान यूनियन हमेशा साथ खड़ी रहती थी, इस बार उसकी भूमिका क्या दिखाई देगी? क्योंकि 2022 के वक्त समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लोकदल ने चुनाव लड़ा था। अब बीजेपी के साथ गठबंधन है तो रणनीति भी नई तरीके से होगी और एक तैयारी क्या होने जा रही है संसदीय बोर्ड की इस बैठक में। अभी जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें बीकेयू के युद्धवीर सिंह की भी एक तस्वीर देखी होगी आपने, क्योंकि ये एक नया गठबंधन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिर से। लेकिन जो बातचीत हुई और क्या इसका मकसद इस गठन करने का इस बोर्ड को लेकर है, वही बातचीत करेंगे। रमा नागर जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, वो भी इस संसदीय बोर्ड की बैठक में मेंबर है और यहाँ बातचीत जयंत चौधरी जी ने इन लोगों से जो की है, पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस बोर्ड का गठन क्यों हुआ है, उसका मकसद क्या है। आपका बहुत स्वागत। जी राहुल जी, आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं यही जानना चाह रहा था कि जो ये गठन किया गया है संसदीय बोर्ड का रालोद की ओर से, इसका मकसद क्या है सीधे? इसका मकसद सीधा ये है कि आने वाले चुनाव में भी हमारी जो भूमिका रहेगी टिकठार्थियों के लिए रहेगी और हमारा मैनिफेस्टो जो बनेगा उसमें भी हमारी भूमिका रहेगी। और इसमें खाली पार्टी के लोगों का ना जोड़कर हमारे चौधरी साहब ने जो पहल की है, मैं उसका स्वागत और धन्यवाद करती हूँ उनका, कि उन्होंने इसमें जो है पार्टी के अलावा भी उन्होंने, जैसे किसान यूनियन से युद्धवीर जी हैं और हमारे जय जवान जय किसान का नारा, जैसे चौधरी साहब की नीतियों में भी ये बात आई है, वो हमेशा किसान और मजदूरों के लिए, जवानों के लिए चिंतित रहते थे। तो जैसे उनकी नीतियाँ हैं, चौधरी चरण सिंह जी उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारे जयंत चौधरी जी ने जवान को भी लिया है। इसमें हमारे मेजर जनरल साहब हैं, वो भी इस हमारी कमेटी में लिया है उनको, हमारी पार्टी के अलावा। तो पार्टी के जनप्रतिनिधियों के अलावा इसमें किसान और जवान दोनों को जगह दी गई है। मैं उनका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ चौधरी साहब का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये काम क्या करेगी, ये बैठक जो हुई है बोर्ड में, ये निर्देश क्या दिया गया है, चुनाव में क्या आपकी भूमिका रहेगी? अभी तो हमारा ये जो पहली बोर्ड की मीटिंग थी, इसमें हमारा एक दूसरे से परिचय हुआ है और हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बात हुई और हमारे जो आगे गठबंधन है हमारा भारतीय जनता पार्टी से और हमारा एनडीए का जो गठबंधन है, किस तरीके से हम अपने चुनाव में हम किस तरह से विजय हासिल करेंगे, उसके लिए हमारी रणनीति बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। अभी जो युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के जो नेता वहाँ नजर आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जब आप लोगों का था तो एक अलग रणनीति थी, अलग लोग दिखाई देते, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब से भाजपा के साथ गठबंधन हुआ तो जो भारतीय किसान यूनियन है वो थोड़ा सा दूरी उससे बढ़ी। लेकिन अब क्या लोकदल का वो जो दूरी थी वो अब नज़दीक दिखाई देगी? चुनाव में फिर एक आप लोग होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो मैसेज जा रहा था उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो गठबंधन हमारा 22 में था, उसी तरह से हमारा मजबूत ये गठबंधन एनडीए का जो आज चल रहा है और आगे भी चलेगा, उसमें सभी को साथ लेकर के जो चौधरी साहब की नीति है, शायद उसी के तहत हमारे युद्धवीर जी को और इनको बुलाया गया है और सभी को साथ लेकर के चलने की जो हमारे चौधरी साहब की एक सोच है, मैं समझती हूँ उसी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास है। लेकिन भाकियू तो हमेशा सरकार को लेकर जो है वो चुनौतियां देती रहती है। गन्ने का भाव हो, किसान की बात हो, अग्निवीर की बात हो, जो मुद्दे आप लोग 2022 में उठा रहे थे वो मुद्दे आज भी भारतीय किसान यूनियन उठा रही है। अब वही मैं जानना चाह रहा हूं कि अब जो एक जगह तस्वीर आई है, क्या कुछ बातें हुई है इसमें?
नहीं, अभी तो बातें नहीं हुई हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो ये समस्या है उनका समाधान भी इस कमेटी के द्वारा शायद हो जाएगा। मेरा मानना है कि किसान यूनियन और उनके लोगों को साथ लेकर के इन समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले चौधरी साहब ने कोल्हू वालों के लिए जो गन्ने की उसमें वो किया है, तो वो भी एक पहल किसान यूनियन या किसानों की ही समस्या थी। तो सब समस्याओं के समाधान के लिए चौधरी साहब की सोच है और उस सोच का ही मैं समझ रही हूँ नतीजा है। यानी जो है एक गठबंधन भाजपा के साथ और एक बार फिर जो है भाकियों के साथ रालोद अपना गठबंधन की तैयारी में। हाँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि सभी की समस्याओं का समाधान हो, तो सभी में ये भी आते हैं। यानी ये बात तो साफ है कि भाई भाकियों की ताकत बड़ी ताकत है और पश्चिम में अगर रालोद को अपनी ताकत बढ़ानी है तो भाकियों का साथ लेना पड़ेगा। हाँ, देखिए ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन कोशिश ज़रूर हमारी सबकी रहेगी कि सभी को साथ लेकर के और सभी के समस्याओं का समाधान करते हुए पार्टी आगे बढ़े। एक जो सीटों को लेकर बड़ी अटकलें रहती है, रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अब ये आप जो संसदीय बोर्ड आपका बना है उसमें आप है और वहाँ ये तय भी होगा कि टिकटों को लेकर क्या स्थिति है। आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि रालोद किस स्ट्रेटजी के साथ सीटों को लेकर आगे बढ़ रहा है? अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश है हमारी कि सर्व समाज को और सर्व जिले में हमारी जो हमारा सर्व समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का है, तो सर्व समाज को मौका मिले। और हमारा इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हम ये पूर्व में भी हम पहल कर रहे हैं और पूर्व के ज़िलों में भी बहुत हमारी मीटिंग हुई है, चौधरी साहब की मीटिंग हुई है, तो उनका मैं समझती हूँ असर होगा और हमारी भागीदारी और ज़्यादा बढ़ेगी। 33 सीटों पर चुनाव लड़े थे आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ, अब कुछ ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? हाँ, वो समीकरण हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा का बन जाए तो और अच्छी बात है। उसमें हमारा पूरब भी आता है और पश्चिमी तो हमारा है ही है। तो बिल्कुल कोशिश है हमारी कि जितनी ज़्यादा सीट बढ़ेंगी, जितना गठबंधन हमारा साथ में रहेगा, तो दोनों ही एनडीए को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके पुनः हमारी सरकार बने। तो यानी आप चाहते हैं कि भाई इस बार 33 से 50, 55 जो, क्योंकि आपको याद होगा इकरा हसन ने एक बयान दिया था कि रालोद को बीजेपी गठबंधन में कम से कम 50 सीटें मिलनी चाहिए। क्या वो भी कुछ आप लोग उस पर भी देख रहे हैं कि इतनी इससे ज़्यादा सीटें मिले या कुछ क्या है? हाँ, 33 का जैसे आपने बताया था, 33 से हमारा टारगेट आगे बढ़ सकता है और हमारी कोशिश भी रहेगी उसको आगे बढ़ाने की, कि वो टारगेट हमारा 33 से आगे बढ़े। अब एक चीज़ ये है कि जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का तरीका था टिकट देने का, उस वक्त मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत कर आए थे रालोद से। अब क्या वो टिकट जो है रालोद, कितने टिकट इस बार सोच रही है कि मुस्लिम कैंडिडेटों को रालोद बीजेपी के गठबंधन से के साथ में इस बार दे सकती है? कुछ ऐसी कुछ चर्चाएं, कुछ बातें हुई? अभी इसको लेकर तो चर्चा ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समाज हमारी पार्टी में जुड़ रहा है आज की तारीख में, तो उसके लिए मैं बधाई दूंगी अपने मुस्लिम समाज को भी कि वो लोग भी रालोद का दामन थाम रहे हैं। तो इस बात से मुझे लगता है कि आगे जो है जनसंख्या उनकी भी बढ़ेगी, टिकटार्थी मुस्लिम टिकटार्थी हमारे बढ़ेंगे। मतलब रालोद इस बात को लेकर चाह रहा है कि मुस्लिम टिकटार्थी रालोद के साथ ज़्यादा हो गठबंधन में, जो सीटें आप लोगों को मिले। अभी मतलब लेकिन कोई प्रस्ताव, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई प्रस्ताव अभी गया है बीजेपी के रालोद की तरफ से? नहीं, अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं गया। मैंने बताया पहली मीटिंग हमारी परिचय से संबंधित थी खाली, और इसमें हमारा एक दूसरे से परिचय हुआ पूरे संसदीय बोर्ड का। जल्दी हमारी दूसरी मीटिंग भी होने वाली है, तो उसमें आगे हमारे प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो यानी अभी जो मीटिंगों का सिलसिला है वो शुरुआती दौर पर अभी आप लोगों का पहुंचा, एक तरह से परिचय हुआ है, बातचीत हुई। अब आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी अभी जो दी गई हो, कुछ बताया गया है कि मेंबर एक तरह से इस तरह की तैयारी करें? नहीं, जिम्मेदारी तो ऑलरेडी हम लोग निभा ही रहे हैं। जैसे मैं पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो अपनी जिम्मेदारी को लेकर के जो पार्टी के प्रति हमारे कर्तव्य है उसमें हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। सब समाज को भी जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी थोड़ा आगे लाने की हमारी कोशिश है। और महिला होने के नाते मैं समझती हूँ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है कि महिलाएँ हमारी और भागीदारी करें, ताकि 33% अगर जो आरक्षण अभी हमारा हाउस चालू होगा तो शायद हो सकता है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले, तो उसमें हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो ये जिम्मेदारी और मैं समझ रही हूँ मेरी और बढ़ गई है। मुझे महिलाओं के लिए भी और महिलाओं को और आगे निकालने के लिए भी पार्टी में लाने के लिए पूरी मेरी कोशिश रहेगी। एक मुद्दा जो आजकल नीट पेपर का लीक को लेकर चला, आप देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। नीट पेपर, क्योंकि जयंत चौधरी राज्य शिक्षा राज्य मंत्री भी है और
वो जो केंद्रीय मंत्री है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी, उनको लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वहाँ पर युवा। रालोद की क्या भूमिका, रालोद किस तरह से इसको देखता है इस पूरे मुद्दे को, नीट का जो पेपर लीक हुआ? नहीं, इसमें तो हमारी पार्टी और सरकार का मैं समझती हूँ बिल्कुल सही रुख है। उनका ये कहना है कि जो दोषी है उनको सज़ा मिले और मिलेगी भी, और थोड़ा विरोधियों को मौका मिलता है ये धरना प्रदर्शन का उसका, लेकिन जब कोई समस्या है तो उसका समाधान ही होना चाहिए। तो जिस तरीके से ये पेपर लीक होकर के, चाहे वो नीट का है, चाहे और भी पीछे हुए हैं पुलिस भर्ती का या किसी भी चीज़ का, तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी मैं भी निंदा करती हूँ और दोषियों को उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मैं भी ऐसा चाहती हूँ। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर आप देखिए किस तरह से ये कहा जा रहा है बार बार कि जो बड़े लोग हैं उनको बचा रही है बीजेपी के लोग या सरकार के लोग, प्रशासन के लोग। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ़ है और इसमें भी मैं समझती हूँ कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा, सभी को सज़ा मिलेगी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये वास्तव में गलत ही हुआ है। ठीक है। इसमें तो स्वयं भगवान के मंदिर में जो भगवान को नहीं छोड़ रहा, तो सोचिए उसका फिर क्या हर्ष होगा। तो इसमें सरकार का कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी को बचा रही है। जो भी इसमें दोषी है उसको सज़ा जरूर मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रमा नागर जी हमारे साथ थी और यहाँ वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी मुजफ्फरनगर में रह चुकी है। रालोद के पुराने नेताओं में उनकी नाम उनका लिया जाता है। अब सीधे तौर पर जब ये चुनाव है 2027 का और संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है, तो सीधे तौर पर सीटों की जिम्मेदारी संसदीय बोर्ड की भी होगी। उनको टिकटार्थी किस तरह से यहाँ चयन करना है, क्या उनकी जो है क्वालिफिकेशन होगी, किस तरह से वो पब्लिक के बीच में अपना परफॉर्मेंस उनका देखा जाना है, ये तमाम चीज़ें यही बोर्ड जो है वो तय करेगा। तो सीधे तौर पर ये सवाल बार बार उठ रहा है कि लोकदल इस बार कितनी सीटों पर एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये भी साफ उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है कि जो पिछली बार 33 सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे ज़्यादा पर उम्मीद यहाँ की जा रही है, और अपनी रणनीति जो विधानसभा क्षेत्र है और जिलेवार है उसके हिसाब से बनाई जा रही है। और सवाल बार बार मुस्लिम जो वोटर्स है उसको लेकर भी, रालोद की गठबंधन में जब से बीजेपी के साथ वो आए हैं तो ये सवाल भी उठता है। तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें यही संसदीय बोर्ड जो है वो तय करेगा। और इसके बाद अब जब 2027 का चुनाव आएगा, इसमें अपना जो रिजल्ट है मिलकर सभी सदस्य ये देंगे, क्योंकि इसमें केसी त्यागी जी जो है इसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं और रमा नागर जी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इसमें जुड़े हुए हैं। तो भाकियू का भी इस बार अहम रोल इसमें नजर आने लगा है। 2027 के चुनाव आते आते किस तरह से रणनीतियाँ बनाई जा रही है, किस तरह से आगे चुनाव में अपने आप को रालोद मजबूत करे, ये सारी तमाम चीज़ें जो है इस बोर्ड के जरिए यहाँ साफ दिखाई दे रही। तो यानी ये जो संसदीय बोर्ड है ये बहुत अहम, इस बार रालोद के लिए अहम भूमिका निभाने जा रहा है। चुनाव 2027 का आते आते जो भी जानकारी आएगी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी सीधे तौर पर सीटों को लेकर मंथन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 मुजफ्फरनगर।